इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे लंबी प्राणी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? वायरस। किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती? वायरस। कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करता है कोशिका पादप व प्राणियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केंद्रक विभाजन के समय एस्टर निर्माण में भाग लेती है? सेंट्रियोल। कौन सा कथन सही नहीं है? राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल है। तो राइबोसोम कोशिका के ऊर्जा स्थल नहीं है। ऊर्जा स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही गलत है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। सही है। वायरसों में अपना एंजाइम तंत्र नहीं होता। बैक्टीरिया में निश्चित केंद्रक आवरण नहीं होता। लाइसोसोम के सुसाइड बैग कहलाते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत जिसके अनुसार सभी पादप व प्राणी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका प्राणी कोशिका से भिन्न है सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण। तो सेंट्रियोल पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस कोशिकांग में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं? पेरोक्सिसोम में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है प्रोकैरियोटिक में श्वसन एंजाइम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती है केंद्रक कला की अनुपस्थिति के आधार पर। कौन सा अंग केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? सेंट्रियोल केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है। वह कोशिका अंग जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। केंद्रक झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जिसको हम बैक्टीरियल कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक तंत्र में क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक तंत्र में बहुत से गुणों में भिन्नता होती है।
बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, कोशिकाओं में क्या होता है? इनमें केवल एक सहलग्न ग्रुप होता है। बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल कोशिकाओं में कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए के अभाव दर्शाते हैं। कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होती है। वनस्पति कोशिका की मध्य पटलिका के मुख्य घटक है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम होते हैं कोशिका भित्ति के मुख्य वनस्पति कोशिका विभाजन के समय मध्य पटलिका का निर्माण होता है, तो उसके मुख्य घटक होते कैल्शियम आयन। तो इसमें मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम को कम मात्रा में होता है, मुख्य रूप से कैल्शियम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, म्यूरेमिक अम्ल कहते हैं। म्यूरेमिक अम्ल ग्राम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने वाले सरल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। टिकोइक अम्ल ग्राम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने वाले सरल पॉलीसेकेराइड टिकोइक अम्ल कहलाते हैं। कोशिका कला बनी होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोलिपिड अणु है एम्फीफैटिक होते हैं, यानी उभय संवेदी होते हैं, एम्फीफैटिक। फास्फोलिपिड अणुओं के जलविरागी सिरे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। जो जलविरागी होते हैं अध्रुवीय सिरे होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी तथा एंजाइम इत्यादि उदाहरण है। तो ये है बाह्य या परिधीय प्रोटीन के, यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन प्रतिरूप मॉडल दिया था, यानी इकाई कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और दोहरा इकाई कला मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने दिया था। तरल मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की संरचना होती है, अर्धतरल प्रकार की होती है, क्वासी फ्लूइड होती है, क्वासी फ्लूइड। सामान्य दैहिक ताप पर प्लाज्मा झिल्ली की तरलता या अर्धतरलता का कारण है लिपिड के द्विस्तर में बहुत से असंतृप्त वसा अम्लों की उपस्थिति। लिपिड के द्विस्तर में बहुत से असंतृप्त वसा अम्लों की उपस्थिति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्य करती है ग्राहक प्रोटीन स्थल के रूप में,
सीमांतक झिल्ली के रूप में, एक क्रियाशील सतह के रूप में सारे ही काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली पर कोशिका विशिष्ट संकेतक अथवा रासायनिक निर्धारक होते हैं। ये सहायता करते हैं अपने समान कोशिकाओं को पहचानने में। प्लाज्मा झिल्ली से होकर अवशिष्ट पदार्थों के निकलने की क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं ईफेजी, यानी EPHAGY, ईफेजी। तो ईफेजी को सेल बूमिंग भी कहते हैं, यानी कोशिका की उल्टी भी कहते हैं। लिपिड द्विस्तर दोनों ओर बाहर निकले रहने वाले प्रोटीन अणुओं को कहते हैं, यानी कि लिपिड के द्विस्तर में दोनों तरफ निकले रहने वाले प्रोटीन अणुओं को कहते हैं आंतरिक प्रोटीन, यानी कि आंतरिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं। इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और दूसरी प्रोटीन होती है परिधीय प्रोटीन, जो आर पार नहीं होती, परिधि पर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयवों को देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कोशिका विभाजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? केंद्रक कला का निर्माण होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे पोर्टर ने प्रयोग किया। कोशिका के अंदर की साइटोमेम्ब्रेन्स कोशिका कला का आवर्धन है, क्योंकि इन नलिकाओं की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन संरचना है। यूकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 80S है। उनकी सभी यूनिटों का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है, तो 60S और 40S होता है। राइबोसोम मदद करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से बनता है स्प्लिट प्रोटीन तथा RNA। राइबोसोम के जलीय विश्लेषण से बनता है स्प्लिट प्रोटीन और राइबोसोमल RNA। क्या होगा अगर किसी कोशिका के सभी राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए? तो किसी कोशिका के सभी राइबोसोमों को नष्ट कर दे तो क्या होगा? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाले थे अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है 1.5 म्यू से 10 म्यू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है
ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र यानी ट्राईकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, जिसको TCA चक्र कहते हैं। कोशिका के अंदर ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। F1 कण होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं F1 कण, यानी कि ये होते हैं फास्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं। F1 क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। जो F1 कणों कहते हैं फास्फोराइलेशन एंजाइम, यानी कि ATP का निर्माण इन्हीं कणों के जरिए होता है। F1 कण पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर। और श्वसन श्रृंखला में कुल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? श्वसन श्रृंखला में कुल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में नहीं होता। माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो जनक की थी। एक पेतरक कोशिका में 32 कोशिकाओं के बनने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो 32 कोशिका बनने के लिए एक पेतरक कोशिका से 32 कोशिकाओं के बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन होंगे? 31 समसूत्री विभाजन होंगे। कौन सी संरचना कोशिका विभाजन के समतुल्य हो जाती है? केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण कोशिका विभाजन के समतुल्य हो जाती है। माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं, ये एनाफेज स्थिति में होता है, एनाफेजिक गति। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। मियोसिस के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी रह जाती है। गुणसूत्रों में युग्मन की क्रिया होती है। जाइगोटिन अवस्था में होती है, उप अवस्था में होती है। जाइगोटिन उप अवस्था में होती है गुणसूत्रों का युग्मन। मियोसिस के अंतर्गत किस उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस के अंतर्गत मात्र व पितृ गुणसूत्रों में खंडों के विनिमय को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। कोशिका विभाजन के समय विभिन्न गुणसूत्र तर्कु के ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। इसका कारण है माइक्रोट्यूब्यूल द्वारा। अगर किसी कोशिका में DNA की मात्रा सामान्य से दुगनी हो तो इसका अर्थ है कि यह कोशिका विभाजित होने वाली है। यह कोशिका विभाजित होने वाली है अगर DNA की मात्रा सामान्य से दुगनी हो जाए तो। अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मदद से
एक जाति के सभी जीवों में और उसकी संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। समसूत्री विभाजन की खोज की थी। फ्लेमिंग ने की थी समसूत्री विभाजन की खोज। केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं केंद्रक विभाजन को। केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोलस के विलुप्त होने वाली अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस विलुप्त हो जाती है। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर विभाजन करता है। प्रोफेज में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है समसूत्री विभाजन में। गुणसूत्र तर्क तंतुओं से जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर द्वारा। वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र सम्मुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं एनाफेज में विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, उनको हम सम्मुख ध्रुव भी कह सकते हैं। एनाफेजिक गति करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। फार्मर और मूरे ने की थी अर्धसूत्री विभाजन की खोज। और समसूत्री की हम आपको बता चुके हैं फ्लेमिंग। तो अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा होना, तो आधे आधे करने के लिए दो वैज्ञानिक आए थे, फार्मर और मूरे। अगला, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा होती है जनक कोशिका के बराबर। अर्धसूत्री विभाजन सहायता करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में। कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है साइटोकिनिन द्वारा कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है, या साइटोकाइनिन द्वारा। यह एक हार्मोन है साइटोकाइनिन। रासायनिक रूप से तर्कतंतु बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। समसूत्री विभाजन का प्रदर्शन किस ऊतक में किया जा सकता है? तो यह मूल अग्र में किया जा सकता है। मूल के अग्रभाग की कोशिकाओं में हम समसूत्री विभाजन को देख सकते हैं। क्रोमोनेमेटा पर दाने के समान क्षेत्र को कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोनिमेटा पर दाने के समान क्षेत्र को क्रोमोमियर कहते हैं। सिनेप्सिस घटना क्या है? सजातीय गुणसूत्रों का जोड़ा बनना सिनेप्सिस कहलाता है। लिंग जनन करने वाले जीव अपनी संतानों को क्या देते हैं? अपने जीनों की आधी संख्या। मियोसिस ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र संख्या जनक से आधी रह जाती है। मियोसिस में आनुवंशिक सातत्य की क्या विधि है? दो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या का अगुणित होना। कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए क्या उपयोगी होता है?
कोल्चिसिन द्वारा यह क्रिया कराई जाती है। कोशिका विभाजन को रोका जा सकता है कोल्चिसिन द्वारा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स संरचना है गुणसूत्र युग्मन की। सिनेप्टोनीमल एंड सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स गुणसूत्र युग्मन की संरचना है। फ्रेगमोप्लास्ट का संबंध है। कोशिका द्रव्य विभाजन को फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स रचना प्रस्तुत की थी वाटसन व क्रिक ने। तो डीएनए में प्यूरिन्स है। डीएनए में प्यूरिन्स है। तो डीएनए में प्यूरिन्स का मतलब होता है एजी, यानी एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन क्षार है दो, इनको हम एजी कहेंगे। ये प्यूरिन्स है। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा है डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? यूरेसिल। डीएनए अणु बना होता है। पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडिन व प्यूरिन से बना होता है। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने का सबसे प्रबल प्रमाण है बैक्टीरियल कोशिकाओं में ट्रांसफॉर्मेशन। आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक दोनों में। वह क्रिया जिसके द्वारा केंद्र का डीएनए आनुवंशिक सूचना को आरएनए को देता है कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी वह क्रिया जिसके द्वारा केंद्र का डीएनए आनुवंशिक सूचना को आरएनए को देता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए निम्न में से किसी एक में नहीं मिलता, वह है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियोफेज में यानी 174 में डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। कॉर्नबर्ग और ओकोआ को किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के लिए कॉर्नबर्ग और ओकोआ को नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है? न्यूक्लिक अम्ल है न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। डीएनए टेम्पलेट का काम करता है दोनों डीएनए और आरएनए के लिए। आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरण करने वाली लंबी श्रृंखला के अणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यानी कि आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरण करने वाली लंबी श्रृंखलाओं के अणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए में समानता है, यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होना। आरएनए किसके
संश्लेषण को निर्देशित करता है? आरएनए एंजाइम। आरएनए किसके संश्लेषण को निर्देशित करता है? तो एंजाइम के संश्लेषण को निर्देशित करता है। राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड है, परंतु डीऑक्सीराइबोस नहीं। राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड है, परंतु डीऑक्सीराइबोस नहीं। तो राइबोसोम का निर्माण किस किस से होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो राइबोसोम में यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर, पेंटोज शर्करा होती है और फास्फेट समूह होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति और डीएनए का अभाव यह दर्शाता है कि यह आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। यह हमने पहले भी कर लिया। बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल कोशिकाओं में क्या होता है? केवल एक संलग्न ग्रुप होता है। निम्न में से किसने गोल्जी का संरचनात्मक विवरण दिया? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का विवरण प्रस्तुत किया था कैमिलो गोल्जी ने। शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से होता है। लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। किन माइक्रोबॉडीज के मैट्रिक्स में विशिष्ट लिपिड होते हैं? स्फीरोसोम। स्फीरोसोम ये माइक्रोबॉडीज है और इनके मैट्रिक्स में विशिष्ट लिपिड होते हैं। क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है? क्लोरोफिल 8 प्रकार का होता है। सार्वत्रिक क्लोरोफिल किसे कहते हैं? क्लोरोफिल ए को। रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। लंबाई के आधार पर थाइलेकॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? लंबाई के आधार पर थाइलेकॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल तथा आधार कणिका में तंतुओं के कितने समूह होते हैं? 9 समूह होते हैं। सैटेलाइट शब्द किससे संबंधित है? सैटेलाइट शब्द है सेंट्रियोल से संबंधित है, लेकिन सैटेलाइट को तो अनुषंगी डीएनए बोलते हैं, अनुषंगी गुणसूत्र बोलते हैं, जो द्वितीयक संकीर्णन के बाद जो होता है उसको। तो सेंट्रियोल तो प्राथमिक संकीर्णन होता है, द्वितीय संकीर्णन के बाद जो गुणसूत्र खंड होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। हेमरलिंग ने केंद्रक के महत्व का प्रदर्शन किस शैवाल पर किया? एसिटाबुलेरिया पर किया। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। बी के समान गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? बी के समान गुणसूत्र पाया जाता है मध्य केंद्रकी में। बी के समान गुणसूत्र होता है। द्वितीयक संकीर्णन किस अवस्था में पाया जाता है? मेटाफेज अवस्था में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम में कितनी न्यूक्लियोटाइड जोड़ी पाई जाती है? न्यूक्लियोसोम में कितनी न्यूक्लियोटाइड जोड़ी पाई जाती है? तो इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड जोड़ी पाई जाती है न्यूक्लियोसोम। अर्थात
न्यूक्लियोसोम क्या है, एक डीएनए का टुकड़ा होता है जिसमें 200 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तब जा कर के उस टुकड़े को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। डीएनए अणु में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? डीएनए अणु में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या 4 होती है। समारंभन कोडोन है एयूजी सम आरंभन कोडोन है, यानी कि इनिशिएशन कोड है। HNRNA के तीसरे सिरे से पॉली एक कितने न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला जुड़ती है? इससे 200 न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला जुड़ती है। ओपेरॉन संकल्पना किसने दी थी? F जेकब व जेड मोनोड ने लेक ओपेरॉन संरचना दी थी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कोशिका से संबंधित। ओके।